अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कहना ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो मॉर्निंग उसकी गुड हो जाती है और सुबह सवेरे जो है वो अब इस वक्त हम थोड़ा एहतियात इसलिए करते हैं बात करने में क्योंकि अगर सारी एनर्जी इन 2 घंटों के अंदर यहीं लगा दी तो फिर जो है ना वो जो अगले 10 घंटे होते हैं ना उसके अंदर फिर रोज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। और रोज़े के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 7वां रोज़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मराहिल में दाखिल हो चुका है। सुबह की वो जो सहरी होती है रात की वो हो चुकी है। अब इफ्तार का इंतज़ार है क्योंकि 7वां जो है रोज़ा वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइक एक वीक रमज़ान का मुकम्मल हो चुका है और इस एक वीक के अंदर हम ये देखते हैं कि जो अशरे हमने डिवाइड किए हैं ना कि 10 दिन 10 दिन 10 दिन, तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी, पहले ही दिन एक बात बताई थी कि कुरान के अंदर जो अफशीन आयत नाजिल हुई है ना कि ये तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, इससे पहले वाली जो अक़वाम थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। फिर आगे एक जगह पर मैंने आपको बताया था एक चीज़ आती है अय्याम मादूदात, मतलब ये गिनती के चंद दिन हैं जो इन्हें हासिल करे, जो इन्हें पाले वो इनमें रोज़े रखे। माँ सिवाय कुछ शराइत दी गई हैं कि अगर बीमार हो, अगर सफ़र में हो तो वो फिर उनको आगे मुंतकिल कर सकता है कि बीमारी से फारिग हो जाए, सफ़र से वापस आ जाए तो फिर रख सकता है। लेकिन ये जो वर्ड है ना अय्याम मादूदात की गिनती के चंद दिन हैं, इसको पता है मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मॉर्निंग शो में बात करते रहेंगे, पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा और आज हमने कहा कि 7वां रोज़ा और 7वीं सहरी हो चुकी है, 7वीं इफ्तार होनी है। अभी हम चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में ना, फिर हम चले जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम बोलेंगे जो है वो 8वां रोज़ा रह गया है, 8 रह गए हैं, 7 रह गए हैं, अब बोलेंगे 6 रोज़े रह गए, फिर अफीन बोलेगी 5 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, 2, फिर उसके बाद बोला जाएगा अब ये 1 रह गया या फिर ये चांद रात होगी। तो ये डिसेंडिंग असेंडिंग चलते हैं 15 तक, फिर डिसेंडिंग चलते हैं 15 से नीचे। तो इसीलिए ये 15 रोज़े आपको पता चल रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये 15 रोज़े घटना शुरू होते हैं। तो ये अय्याम मादूद का वर्ड ना इसलिए यूज़ किया गया कि गिनती के चंद दिन है अय्याम मादूदा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बड़ी सारी जो है वो डेवलपमेंट होती रही, सारे मामला जो है वो डिस्कस होते रहे और पाकिस्तान इंग्लैंड की भी बात करेंगे, क्रिकेट मैच की। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है पाकिस्तान के पास और अब न्यूजीलैंड के ऊपर सारी चीज़ें रिलाई करती हैं कि अगर न्यूजीलैंड अपने मैचेस हार जाए और फिर रन रेट बराबरी की तरफ आ जाए, रन रेट हमारा ऊपर हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। भाई मैं अच्छी बात आपसे ले लूं, आज की अच्छी बात बिलाल बताएंगे। आज मैं बहुत अच्छी बातें करने के मूड में, इसलिए अफशीन ने बोला आज मैं बैठूंगी खामोश और आज बोलें जितना बोलना है बोलें, बोलने दिया जाएगा। बहरहाल हमें बोलने के तो पैसे मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ढंग का बोलने के पैसे जो है वो हमें दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो बात मुंह में आए बोल दी जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर बैठकर जो मुंह में आ रहा है बोल जाते हैं और जो समझ में आ रहा है बोल देते हैं। देखिए एक छोटी सी बात है जो मुझे नादिया खान की ना बात बहुत अच्छी लगी। कल उन्होंने एक बात की बैठकर एक टीवी चैनल के ऊपर, वो भी मॉर्निंग शो करती हैं, हमारी अच्छी बहन है। उन्होंने कहा अच्छा बोलने का तरीका ये है कि आप कम बोलें, सुथरा बोलें। ये जो आप रेटिंग लेने का चक्कर होता है ना, इसमें जब आप बात करते हैं तो कुछ ना कुछ स्लिप ऑफ टंग होता है, कुछ ना कुछ लैक ऑफ इमोशंस होता है, लैक ऑफ नॉलेज, कोई चीज ऐसी डिलीवर होती है जिससे आपका पूरी दुनिया में मजाक बन जाता है। मेरे ख्याल में रेटिंग का भी एक प्रेशर होता है या फिर ये अपनी सेल्फ चॉइस है, क्या सेल्फ चॉइस है। रेटिंग का कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। हमने मीडिया चैनल्स में काम किया है, एक हद तक होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल बिलो द बेल्ट या फिर बिलो द कॉन्वर्सेशन आप जाकर, बिलो द टेबल जाकर बात करें। कुछ ना कुछ प्रेशर है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप ऐसी हरकतें कर सके। तो नाप तोल कर बोले। आज की अच्छी बात क्या है वो बता। बड़ा मैं लिख के लाया था भाई, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है कि मैं आज मैं ही बात करूंगा, कोई बात नहीं करने दूंगा। अच्छी बात, इंसान को इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिनका शुमार करना तकरीबन नामुमकिन है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अपने आपकी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? हर सांस, हर लम्हा, हर खुराक, हर सेहत, हर खानदान, हर दोस्त, हर जमीन, पानी, हवा, जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह ताला की रहमतें, इनायतें मौजूद हैं। मगर व्हाट इज द टॉपिक, जो अच्छी बात है, इंसान अक्सर जो है वो इन नेमतों की कदर करने के बजाय छोटी सी तकलीफ,
या मुश्किलात पर शिकवे और शिकायतें करना शुरू कर देता है। और कभी कभार वो चीज़ इतनी हावी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि इस वक्त यही शिकवा या यही शिकायत इतनी ज़्यादा है कि शायद इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन वही बात कि ये सोचे बगैर कि हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की ये नेमतें जो हमारी अता करना है वो शामिल है। तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो हैं वो लामहदूद हैं और उनका शुक्र अदा करना सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि दिल को सुकून और दिमाग को सुकूनत और ज़िंदगी को भी खुशहाली से भर देने वाला ये अमल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप जब उन जो चीज़ें आपको मिली हुई है ना, उस नेमत का शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि जो चीज़ आपके पास है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो बेजान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उससे मोहब्बत करें, उस चीज़ से उसका ख्याल रखें, उसको बना संवार के रखें, ना कि उसको उजाड़ने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपके पास आ गई, लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ है, तो उसकी आपने कदर करनी है। यही नेमत का जो है ना वो शुक्र अदा करना भी इस होता है। एक तो ज़बानी शुक्र होता है, एक जो है वो जिस्मानी शुक्र भी होता है, रूहानी शुक्र भी, कि आप उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं अपने अमाल से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दुनिया के मसाइल भी आसान फिर इस तरह से नज़र आते हैं, मुश्किलात को सहना भी आसान हो जाता है और दिल में जो हकीकी इत्मीनान और सुकून है वो पैदा हो जाता है। तो जो हमारे ये ग्रैटिट्यूड है उससे इंसान के दिल को वो नर्म करता है, शख्सियत को निखारता है, रूहानी ज़िंदगी को भी मजबूत बनाता है और ये आदत इंसान को आजिज़ी, हौसला, सब्र और मुस्बत सोच सिखाती है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुक्र अदा करने वाला इंसान छोटी छोटी खुशियों से भी क़नाअत, मोहब्बत, शुक्रगुजारी के रंग देख पाता है। मुझे पर्सनली इतना अच्छा फील होता है कि मैं जब मेरी एक कोशिश होती है कि व्हाट आई हैव दूसरों के पास भी वो होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ टुकड़ा तोड़ के उन दूसरों को देकर, बेशक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है, लेकिन वो इतनी दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है जब आप सुकून से जाके लेटते हैं और जो है वो आप ऊपर देख रहे होते हैं छत की तरफ, और आप भी फील कर रहे होते हैं कि आई हैव डन समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी इनसाइड, और विच मेक्स मी फील लाइक कि मैंने कुछ एक जो है ना कदम आगे बढ़ाया हो। ये जो सुकून होता है ना, ये बहुत अच्छा सुकून होता है। ज़िंदगी, सुकून, खुशी, उम्मीद, ये लम्हात आपके अंदर ना बढ़ जाते हैं जब आप थैंकफुल होते हैं, जब आप रिगार्डफुल होते हैं, जब आप लोगों को जो है वो उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से देखना चाहिए, जब आप अपनी नेमतों को जताते नहीं हैं बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो रहमतें, नेमतें होती हैं, तो फिर आपके अंदर ना वो चैलेंजेस को बेहतर तरीके से ना बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इतने चैलेंजेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में, फिर हम बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ना उसको फेस करते हैं, ये भी होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ और शुक्र अदा करना जो है ना, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम वो ज़बान से करें बल्कि अपने अमाल से करें, जो इंसान की ज़िंदगी को, उसके हर शोबे को एक मीनिंगफुल एलिमेंट देता है। और आज से हर लम्हे में नेमतों को पहचानें, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें और शुक्रगुजारी को अपने रोज़मर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि ये जो छोटा सा अमल है ना वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सुकून, खुशी और रूहानी तरीके का सबब बन सकता है, क्योंकि ये उसी इंसान को इसकी अहमियत का एहसास होता है जिसके पास ये सब नहीं है। जिसके पास ये सब है, ज़ाहिर है वो इस चीज़ की कदर नहीं कर रहा होता और वो छोटी छोटी चीज़ों और शिकायतों को लेके बैठ जाता है। लेकिन ये कि अब उससे आगे बढ़ना चाहिए और आगे के लिए अच्छा जो है शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ज़रा सा बढ़ जाते हैं आगे और कुछ न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर सवार हो जाते हैं सारे रोज़ेदार। रोज़ा है भाई हमारा, और रोज़े के साथ साथ हम आपको पूरे मुल्क की खबरें भी देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे इदारे हैं जो हसास इदारे हैं, उन्होंने इस वक्त कमर कस ली है और किसी को ना छोड़ने की कसम खा ली है, चाहे वो खवारजी हों, चाहे वो फितरतुल हिंदुस्तान के हों, चाहे वो BLA के हों, चाहे वो रॉ स्पॉन्सर्ड अफ़गानिस्तान से आने वाले बैड तालिबान हों। पुलिस और हसास इदारों ने हरनौली और चश्मा में स्पेशल कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर शदीद जो शिद्दत पसंद लोग हैं ना और शर पसंद जो अनासिर हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन कर लिया है और 35 से ज़ायद अफराद की पुलिस ऐप के ज़रिए वेरिफिकेशन की गई है। दौरान ऑपरेशन दर्जनों मुश्तबा अफराद हिरासत में भी लिए गए। बिल्कुल, और सर्च ऑपरेशन में एलीट फोर्स, हसास इदारों के एहलकारों और लेडी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। DPO मियावाली ने कहा कि ज़िला भर में अमन अमान के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। तो इस सर्च ऑपरेशन के नतीजे में बहुत सारी जो दहशतगर्दी उस पर काबू पाया जाता है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब की ज़िला भक्कर की दाजिल बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला हुआ है
और इसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हमारे, और ज़ख्मी जो है एहलकार उनको तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, और एक ज़ख्मी की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या रमज़ान के अंदर हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। DPO शहजाद रफ़ीक अवान के मुताबिक पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाले दरिया के पुल पर वाक़ई पंजाब पुलिस की दाजिल चेक पोस्ट पर जो है वो अफ्तार के वक्त हमला हुआ है। अब ये देखें कि ये कहीं से भी ना ये खवारजी ही हैं, खवारजी हैं, क्योंकि अफ्तार और रोज़ा जब ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो फिर यही दहशतगर्दी करेंगे, तो ये लोग कहाँ के मुसलमान। आपको याद है ना कि जंग के भी कुछ उसूल हुआ करते, तो ये जंग तो लड़ती नहीं, तो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। इनको ये पता नहीं कौन सा ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये कहाँ जाएंगे, कुछ कहते हैं कि वहाँ जन्नत चले जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सीधा जाते हैं मंजिल मकसूद के ऊपर, जहन्नम वासिल हो जाते हैं। बहरहाल एमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, पुलिस की तहकीकात इस वक्त स्टिल जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद लफ्ज़ों के अंदर मजम्मत भी सामने आई है। भक्कर हमले में शहीद कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी को कुर्बानी जो इन्होंने दी है उसको खराज तहसीन पेश किया, जबकि मरियम नवाज़ की हमले में ज़ख्मी कांस्टेबल और पोलियो वर्कर्स और राहगीर के बेहतरीन इलाज की हिदायत भी सामने आ गई है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात कर ली जाए, जो कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने मुलाकात की उनसे, जिसमें सिक्योरिटी, दिफाई ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। और इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अतातारड़ और तारिक फातमी भी शरीक थे, और दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान दिफाई शोबे में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मज़ीद वसअत देने का अहाता किया है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान जो पेशा वराना रवाबित है ना, उसको सराहा है, जबकि कतरी नायब वज़ीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और सलाहियतों की तारीफ़ भी की, और ये भाई शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के लिए दिलचस्पी ज़ाहिर कर चुके हैं। जबकि मुलाकात के अंदर ईरान अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने खित्ते के अंदर ऑब्वियसली अमन की बात की, अमन को फ़रोग़ देने की बात की है, कशीदगी को कम करने की बात की है, इज्तिमाई कोशिशों के ऊपर जोर दिया है। दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस बात पर दिलचस्पी ज़ाहिर की कि हम ताउन और शराकतदारी को मज़ीद बड़े लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, और कुछ प्रोमिसेस हो गए, कुछ सिग्नेचर्स हो गए, कुछ चीज़ें हो गई हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि भाई हम गल्फ़ की तरफ और हम इस तरफ जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, एक चीज़ मैंने नोट की है, जब भी नून लीग या फिर शरीफ बरादरान आते हैं, आप एक चीज़ नोट करें, सऊदिया, कतर, लीबिया, यमन, ओमान और UAE, ये मस्कत, ये वो सारे मालिक हैं या उनके शहर हैं जहाँ से ऑटोमेटिकली आपके रवाबित ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, पहले से हैं, नून लीग के खास तौर से, और जो है वो और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करते हैं। और ये बहुत अच्छी है, क्योंकि खित्ते में इस वक्त जो डिस्टेबलाइजेशन है उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होने जा रहा है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से अच्छे रवाबित में रहता है तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के अपने लिए भी अच्छा है, और उन दूसरे ममालिक का जो कि पाकिस्तान से रवाबित रखे हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की, तो इनकी ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और उसमें अहम फैसले किए, जिनमें पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मंजूरी भी शामिल है। इजलास में काबीना ने सऊदी वज़ारत दाखिला, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती, तहकीकी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 2 तरफ़ा मुआहदे पर भी दस्तखत की इजाज़त दे दी है। ये भी एक और अच्छी खबर है। मैंने आपको कहा ना, अभी मैंने आपको बताया कि मिडल ईस्ट is our topic और मिडल ईस्ट इज PMLN's टॉपिक एज वेल। तो गवर्नमेंट नून लीग की है और नून लीग का फेवरेट टॉपिक, और उसके ऊपर चक्कर मार रहे हैं। इस इकदाम का मकसद ये है कि जो दोनों कंट्रीज है ना, उनकी सिक्योरिटी और इंतज़ामी शोबों के अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको एक्सचेंज किया जाए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस हो, एक्सचेंज ऑफ यू कैन से इकोनॉमिक टाइज की तरफ हम जा रहे हैं। जबकि जो कैबिनेट है ना सॉरी, उसने सऊदी और पाकिस्तानी वजारत जो सेहत है उसके दरमियान भी रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन और तिब्बी शोबे के अंदर ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया है और मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद सेहत का निज़ाम आई एम होपफुल
इट कुड बी अ बेटर चेंज। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने और ज़्यादा जो पॉलिसी है उसमें तिब्बी सहूलियात में पेशरफ के हमवार होने की तवक्को है, और इजलास के दौरान दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ अपने जो टाइज़ हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के अज़म का भी इयादा किया है। MBS की अगर बात करते हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान, तो अभी आपने देखा रिसेंटली पिछले ही साल पाकिस्तान और सऊदीया के साथ एक पीस जो पैक्ट है, और फिर जो एक आपका वो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, वो दोनों चीज़ें सामने आई कि इकोनॉमिकली भी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होने जा रहा है, और जो बाउंड्री और टेरिटरी और मिलिटरीली भी वो भी हमारी एक टाइज हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब ये समझे कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आने का ये साल है, 26 की बात करें या 27 की बात करें, अब अगर इसी पेस पे चलते हैं, कुछ हैं चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर पैरामीटर्स वाज़ेह हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं, तो फिर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जॉब्स भी क्रिएट होंगी, कहीं ना कहीं आप सऊदीया के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी पाकिस्तानियों की। ये तो कहा था कि 8 लाख पाकिस्तानी हैं इस साल जो यहाँ से जाएंगे, UAE भी जाएंगे और सऊदीया भी जाएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब वाइस वर्सा है कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री लगेगी, या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसकी वजह से रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह सऊदीया और UAE से तो बहुत ज़्यादा हमेशा पाकिस्तानियों को बुलाया जाता है रोज़गार के लिए, लेकिन मज़ीद भी अब आगे ये अच्छा होने जा रहा है। इसी तरह अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो वहाँ पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का कोई फ़ौजी हल नहीं। अच्छा, आसिम इफ्तिखार हमेशा ज़्यादातर अभी तक के फ़लस्तीन के इशू को रेज़ कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस जंग जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है उसको भी मेंशन किया है इस प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने कहा कि कोई फ़ौजी हल नहीं है, और रूस यूक्रेन जंग के 4 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर मुसलसल जोर देता है। अच्छा, आसिम इफ्तिखार साहब इज़ वन ऑफ दोज टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ व्हिच आई हैव नेवर एवर सीन इन माय लाइफ, कि वो इतनी बुर्दबारी से जो चैनल आपकी पूरे एक जो समझे टेरिटरी है, पूरा एक जो कंट्री है, पूरा हमारे जो एक मुल्क है, उसकी जो पॉलिसी होती है इन एंड आउट, वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों के अंदर वाज़ेह कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2022 के अंदर रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की तायीद कर चुका है, और अब वो चाहता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो तनाज़े के हल के लिए दोबारा बातचीत का आगाज़ करें, और फ़रीक़ैन की इलाक़ाई सलामती को मद्देनज़र रखते हुए जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर हैं उसके उसूलों के मुताबिक वो पेशरफ़्त की जाए। अच्छा, वो ये बज़िद है भाई पाकिस्तान की पॉलिसी बताने के लिए कि भाई यूक्रेन और रूस, इनका लड़ाई जो है ना वो हल नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेंगे तभी हल निकलेगा। और एक शख्स और जो मुज़ाकरात की बात करता है, और कभी 10, कभी 11, कभी 12 तक उनके जहाज़ जो है वो गिरा चुके हैं, और ये हैं अमरीकी फाइटर जेट उड़ाने वाले बेहतरीन फाइटर जो कि जेट गिरा रहे भाई, तो इन फाइटर ही होंगे। मुझे लगा और वो जेट अपने टैरिफ से गुजार रहे हैं, वहाँ आए दिन टैरिफ लगा रहे हैं। तो हम बात करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भाई मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है, और मैं तो बात किए बगैर रह ही नहीं सकता। ट्रंप भाईजान, ट्रंप अंकल, मैंने कुछ भी कह इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग आ गई और वहाँ से इनका डिनाई किया गया, तो 10 से बढ़ाकर मजीद 15% पर टैरिफ ले गए, यानी कि ये अपने से पीछे हटने वाला नहीं बल्कि उसको मजीद। भाई प्रोड्यूसर साहब कुछ कह रहे थे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बताएं। कुछ ट्रंप अंकल के हवाले से अगर कोई बात करनी है तो यू आर ऑलवेज अलाउड। बिल्कुल, अभी इन्होंने खिताब भी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि टैरिफ की मदद से कई जंगें ख़त्म की हैं, और टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमेरिका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि भाई मेरी जो पॉलिसी है ना वो सही है, हमारे हमसे जो ताल्लुकात है ना वो ख़राब नहीं होंगे। आप स्क्रीन पे देखें, ये जो आपको ट्रंप साहब नजर आ रही है, ये देखें, ये मुझे ऐसी पर्सनालिटी ना लगती है ट्रंप की, कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, जिद्दी बच्चा, शरारती बच्चा, कि मैं ये काम करके रहूंगा, मुझे रोक के दिखाओ, मुझे कुछ भी करके दिखाओ, मैं करूंगा। और फिर मैं वो तंग करते हैं ना बच्चे, 10 जहाज थे, 11 थे, नहीं 12 थे, नहीं 13 थे, वो पीछे नहीं हट रहे बल्कि और आगे ही बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे एक चीज का डर है, कल को ये ना बोले कि 6 उनके थे, 6 इनके थे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके लिए भी आप तैयार रहें। इसलिए मैं बता दूं कि ये जो जहाज बढ़ाते जा रहे हैं ना, हो सकता है कि 2-4 जहाज इनके इधर भी गिर जाएं, बॉर्डर के इस पार भी, ये भी इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। और बहरहाल दूसरे दौरे सदारत के पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के दौरान
अमरीकी सदर जिनकी हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर शदीद तनकीद की। कहा कि आज अमरीकी तारीख में अमरीकी सरहदें महफूज तरीन सरहदें हैं। 9 माह के अंदर एक भी इलीगल इमिग्रेंट अमरीका के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, जबकि ये नहीं चाहते कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए। मैक्सिको है, कैलिफोर्निया के पास, ये जो बॉर्डर यहाँ से बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से चोरी डकैती और मईशत के अंदर जो है ना डाका डालने वाली चीज़ें ये आते हैं, चुराते हैं चीज़ें और फिर रॉबरीज करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये जो बॉर्डर टाइट किया, ये इसकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका में अब नहीं है। मईशत महंगाई से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे दौरे सदारत में अफराते ज़र में गैर मामूली कमी आई है। अंडों की कीमतें में 60% कमी हुई है। 12 माह में 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। मतलब सदर ट्रंप ने ओवरऑल इस खिताब में, जो स्टेट ऑफ यूनियन का खिताब इन्होंने आज किया है, उसमें बताने की कोशिश की भाई मेरे दौरे सदारत में सारे अच्छे काम हुए हैं और इवन मैं टैरिफ लगा भी दूं तब भी मेरे कोई मसला नहीं होगा, बल्कि वो ममालिक भी साथ देंगे। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका आज पहले से कहीं ज़्यादा अमीर बेहतर है, 1 साल में नुमाया तब्दीलियाँ लाया है और अमेरिका इतना कामयाब हो रहा है कि हम मज़ीद कामयाबियाँ नहीं समेट सकते। मतलब इतना वो अपने अब चले जाते हैं बाइडेन दौर। बाइडेन दौर इज़ वन ऑफ दोज मतलब आप ये समझें कि उसमें इतने अलार्मिंग टाइम था कि मुझे बाइडेन साहब की पर्सनालिटी थोड़ी सी शेकी लगती थी। कभी वो रोबोट लगते थे मुझे, वो हेल्थ वाइज भी उनका इश्यूज चल रहे थे। कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग एक तरह से नहीं, लेकिन वो बहुत सारी उनके खिलाफ बातें भी हुई, कुछ मिथ भी हैं कि भाई ही वाज सीरियसली इल, तो इस सीट पर नहीं होना चाहिए इतने बड़े बड़े फैसले, लेकिन है तो है। खैर बहरहाल बाइडेन दौर के अंदर हम तबाही के दिहाने पर पहुंच गए। ये कह रहे हैं ट्रंप, पहले हम मुर्दा मुल्क थे और अब सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क हैं। ट्रंप ने बताया कि पिछले साल उन्होंने कांग्रेस से कहा कि टैक्स कटौती करें और रिपब्लिकन्स ने इस चीज़ को मुमकिन बनाया। टैक्स कटौती पर हर डेमोक्रेट ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि इस वजह से जो है वो टैक्स में इजाफा चाहते थे। ये वजह थी। अमरीकी रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज शुरू कर दिया। भाई वो जो मछली बाजार यहाँ बनता है, कुछ नया नहीं, वहाँ भी बन गया। ओपोनेंट्स तो है ना वहाँ पर भी, तो ओपोनेंट्स तो एहतजाज ही करेंगे और एहतजाज करना भी चाहिए क्योंकि टैरिफ लागू किया हुआ है और ज़बरदस्ती इम्पोज भी कर रहे हैं। फिर बहरहाल सदर ट्रंप के सामने बैनर लहराने की कोशिश की उन्होंने, कांग्रेस इमारत से बाहर उनको निकाल दिया, यानी कि वो उनको बर्दाश्त नहीं है और उन्होंने उन लोगों को कांग्रेस की इमारत से ही बाहर निकाल दिया है। फिर तो मुझे लग रहा होगा कि ट्रंप साहब से कोई उम्मीद, मैं हर उम्मीद रखता हूँ ट्रंप साहब ने भी नारा लगाया होगा, जाने दो भाई इसको, जाने दो, हवा अंदर आने दो, कुछ भी कर सकते हैं ट्रंप साहब ना, उठा के बाहर व्हाइट हाउस। डोनाल्ड ट्रंप मैंने देखा बिल्कुल तरतीब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई सहाफी भी सवाल करो तो वो उसके चैनल्स को ही बुरा कहना लगता है। मिली जुली पर्सनालिटीज नहीं बता रही है। एक शख्स यहाँ भी तरतीब बर्दाश्त नहीं करते, वो भी अंडों पे और मुर्गी पे बात किया करता है। आपको याद है अंडा मुर्गी, इन्होंने भी अंडे का जिक्र किया। ये कुछ कनेक्शन है, कनेक्शन क्या पता निकला है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और खबरें हैं कुछ व्हाइट हाउस से रिलेटेड। और व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के मामले पर पहली तरजीह हमेशा से जो है वो सिफारतकारी है, डिप्लोमेसी है और ज़रूरत पड़ने पर वो ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से गुरेज करेंगे। बिल्कुल। और व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सदर ट्रंप भी ईरान के मामले में हतमी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। तो अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। और रॉयटर्स जो है उसने बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि मार्को रूबियो कानून साजों को ईरान के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त से आगाह करेंगे। बिल्कुल। और इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को ईरान को मुआहदा करने के लिए 10 से 15 दिन की मोहलत दी थी। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सदर ट्रंप भी कांग्रेस से खिताब के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मुमकिन फौजी कार्रवाई से मुतालिक अपना जो मौक़िफ़ है वो उसका इजहार करेंगे, क्योंकि ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही जस्ट फ्यू डेज अवे के जो है वो न्यूक्लियर स्टेट की तरफ जा रहे हैं, जिसके ऊपर अमेरिका नहीं चाहता कि वो न्यूक्लियर स्टेट की तरफ जाएं। तो कुछ नए सैंक्शंस, कुछ जंगी माहौल, कुछ हेजान की कैफियत, इट कुड बी सीन एज वेल कुछ दिनों के अंदर कि ये आपको लगेगा स्टेटमेंट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉल्व और न्यूक्लियर वॉर जो है ना वो उस इन्वॉल्व होने का खदशा जाहिर हो जाएगा ईरान का भी। बिल्कुल ऐसा ही है।
और अब कुछ बात कर ले जाए शुमाल मशरक़ी अमरीका के मौसम की, तो वहाँ पर आने वाला जो ताकतवर बर्फ़ानी तूफ़ान है उसने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया है। वहाँ पर तेज़ हवाओं बर्फ़बारी से लाखों अफराद पहले तो ज़ाहिर है बिजली की सहूलत से महरूम हो जाते हैं। ये बताया गया है कि रियासत रोहोड है जहाँ आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है और ये इसने दिहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ पर जब सर्दी आती है तो बहुत शिद्दत की आती है भाई। बिल्कुल, न्यूयॉर्क सिटी के मारूफ मुकाम सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सड़कें, पास, रिहायशी इलाके कम्प्लीटली बर्फ के अंदर ढक गए। आप ये फुटेजेस देखें। मैं तो सोचती हूँ जो लोग होमलेस होते हैं वहाँ पर बाहर रहते हैं वो तो मर जाते होंगे इस सर्दी तूफान में। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट माय न्यूयॉर्कर्स जो रिलेटिव्स हैं और कुछ उनमें से डॉक्टर्स हैं, बल्कि कुछ क्या ज़्यादातर ही डॉक्टर्स हैं। और हमारी जो पप्पो हैं वो भी न्यूयॉर्क के अंदर हैं और पप्पो के साथ साथ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इंक्लूडिंग तमाम लोगों को, भाई अपना ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि रमज़ान भी हैं, रोज़े भी हैं और इतनी सख्त सर्दी के अंदर जो है वो रोज़े रखना। फिर वहाँ के जो रोज़े ना वो काफ़ी तवील होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, तो इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ और स्टेट्स भी हैं जहाँ पर शदीद बर्फानी तूफ़ान के बाइस हंगामी हालत जो है वो सूरत हाल नाफिज कर दी गई है, जबकि शहरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की भी हिदायत कर दी गई है। एविएशन हुक्काम के मुताबिक 5600 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि बहुत सारे अड्डे, फ्लाई अड्डे यानी कि आप एयरपोर्ट्स की बात करें तो फ़्लाइट ऑपरेशन कम्प्लीटली मुतासिर हो चुका है, कम्प्लीटली। और वहाँ पर ज़ाहिर है बिजली के निज़ाम से भी लोग महरूम हो जाते हैं। बहरहाल वहाँ पर फिर भी इमदादी काम जारी होता है और बर्फबारी और शदीद सर्दी का सिलसिला आइंदा भी चंद रोज़ तक जारी रह सकता है और मज़ीद सफरी मुश्किलात और निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का भी खदशा बताया जा रहा है। अब कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लें बिलाल। आप पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच को स्पोर्ट्स की बात करनी है और देखें भाई रमज़ान है, रमज़ान की निस्बत कुछ ये लोग रोज़े भी रख रहे होंगे, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस काम के लिए गए हो वो काम कर रहे हो या नहीं। ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, पहला मिसरा था बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो। तो अब भाई आप गमज़दा तो है ही नहीं, है तो शाद ही, पैसे भी मिल रहे हैं, इंटरनेशनल टूर की फीसेस भी मिल रही हैं, यू आर अर्निंग मच, यू आर डूइंग कमर्शियल्स एज वेल। वेयर इज योर परफॉर्मेंस इन द एंड? सुपर 8 मरहले के इम्पोर्टेंट तरीन मैच इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान जो खेल रहा था, पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड पहुंच चुका है, जबकि यही शिकस्त अगर पाकिस्तान देता तो ही वुड बी इन फाइनल में। कौमी टीम की सेमीफाइनल में रसाई अगर मगर का शिकार हो गई, अगर ये हो जाए मगर वो हो जाए, अगर मगर में ये हर नगर निकल गए। मैं तो सोचती हूँ क्रिकेट को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी हमारी हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक मैसेज मैंने देखा जिसमें वो हॉकी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर सिडनी में जब वो लोग एयरपोर्ट पर उतरे तो ना उनको कोई रिसीव करने वाला था, ना उनकी होटल बुकिंग थी। वो लोग बिल्कुल बेयारो मददगार, पता नहीं 13-14 घंटे तक इसी तरह रुलते रहे सड़कों पर और कोई उनको देखने पूछने वाला नहीं था क्या हुआ मैच का। उनके जो ड्रेसिंग रूम की हालत थी वो ऐसी थी, वो लोग खुद अपना खाना बना रहे थे। तो ये तो हमारी हॉकी के साथ किया गया है और जिनको हम इतना नवाज रहे हैं, जिनको सराखों पर बिठा रहे हैं, वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे और दुनिया में हमारा नाम डुबो रहे हैं जो क्रिकेट टीम है हमारी। तो बहरहाल इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया ये हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। मतलब आप ये देखें 8 विकेट ले उड़े पहले ही स्ट्रोक में और कप्तान हैरी ब्रोक की शानदार बल्लेबाजी देखी गई। 51 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई और विल जैक्स 28, सैम क्यूरन ने 16 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से जो शाहीन शाफरीदी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। चलो अच्छा है ये स्कोर। बाकी उस्मान तारिक ने, मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें उड़ाई और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान इज ऑन बोर्ड और वो हमेशा ही टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहे हैं। फरहान ने 63 रन के साथ जो है वो सरे फहरिस्त रहने का जो एजाज़ हासिल किया। बट इन दी एंड हम देखते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है? चेयरमैन भी अच्छा है, चेयरमैन के नीचे बोर्ड भी अच्छा है, बोर्ड के नीचे टीम भी अच्छी है, टीम के अंदर सिलेक्शन कुछ डाउटफुल हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन काबिल कबूल है। ये वही प्लेयर्स हैं जो माजी के अंदर परफॉर्म करते रहे। ये वही बाबर आजम हैं, ये वही रिजवान हैं, ये वही शादाब हैं, ये वही
जो है वो लोग हैं जो परफॉर्मेंस देते रहे। अब इनकी परफॉर्मेंस क्या हुआ है, कोई काला जादू हो गया है, कोई चिल्ला काट दिया है, कोई कुछ हो गया है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। वाई इज इट हैपनिंग कि ये जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन, इतना बड़ा वर्ल्ड कप है भाई, you have to have some dignity for your for the sake of your country, for the sake of your motherland, but नहीं आ रहा, वो ब्लीड ग्रीन वाला नहीं आ रहा है। हाँ, वो एलिमेंट अब नहीं है और पता नहीं कब दोबारा से ये सब रिवाइव होगा क्रिकेट मैच में। बहरहाल सबको छोड़ें, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर और वो है टूरिज्म का, और बिलाल हमें बताएंगे अब कौन सी जगह आज एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं। भाई हमने आपको आबशार दिखाए, आपको दरिया दिखाए, समंदर दिखाए, पहाड़ दिखाए, सहरा नहीं दिखाए। अच्छा, सहरा भी दिखाना है। पाकिस्तान के मशहूर कटपाना सहरा की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। वी हैव मेड अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, यू एंड मी एंड हर, वी गोना वॉच दिस ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री कटपाना। पाकिस्तान के मशहूर कटपाना सहरा की खूबसूरती और इनफरादियत दुनिया भर के सयाहों को हैरत में मुब्तला करती है। जहां आम सहरा गर्म और खुश्क होता है, वहीं कटपाना एक ठंडा सहरा है जिसकी आबो हवा, मनाजिर और मौसम दीगर सहराओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सहरा पाकिस्तान के शिमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू शहर के करीब वाक़ है और इसे सितारों का सहरा भी कहा जाता है, क्योंकि रात में यहाँ का मंजर खुले आसमान और सितारों की रोशनी इंतहाई हसीन दिखाई देती है। कटपाना सहरा की सतह समंदर से 2226 मीटर 7303 फीट की बुलंदी पर है, जो इसे दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहराओं में शुमार करता है। मामूल के सहरा की तरह यहाँ दर्जे हरारत न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी नुमाया तौर पर कम होता है, जिससे मौसम गर्म और सर्द दोनों में मुख्तलिफ तजुर्बात मिलते हैं। स्कर्दू शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ये मुकाम सयाहों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से आने वालों के लिए एक मुनफरिद जगह बनता जा रहा है। कटपाना सहरा अपनी वसी रेत के टीलों, बर्फ से ढके मनाजिर और पसे मंजर में बुलंद पहाड़ों की वजह से कुदरती हुस्न का शाहकार है। मौसम गर्मा में साहिल पर फैले हुए टीलों पर हल्की हवा चलती है और दर्जे हरारत दिन में तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो इसे सैर, फोटोग्राफी, कैंपिंग और कुदरती मनाजिर के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन वक्त बनाता है। ये मौसम अमूमन जून से सितंबर तक बरकरार रहता है, जब यहाँ का मौसम खुशगवार और दिलकश होता है। कटपाना में आकर सयाह न सिर्फ इसके रेत के टीलों को नजदीक से देख सकते हैं, बल्कि रात के वक्त आसमान पर सितारों की चमक और बारीक रोशनी का नजारा भी कर सकते हैं, जो बड़ी शहरों में देखना मुश्किल है। इस मुकाम की खूबसूरती में बर्फ और रेत का हसीन इम्तिजाज भी शामिल है, क्योंकि बाज़ औक़ात रेत के टीले बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आते हैं, जिससे मंजर मजीद दिलकश और यादगार बन जाता है। सयाह अपने दौरे के दौरान फोटोग्राफी, कैंप, फायर नाइट्स और कुदरती मनाजिर की सैर से लुत्फानंदोज होते हैं। कटपाना न सिर्फ कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है, बल्कि अपनी खामोशी, अमन और पुरसुकून माहौल की बिना पर भी लोगों को ज़हनी सुकून फराहम करता है, जो किसी तेज रफ्तार और शोर वाली जिंदगी से वक्फा लेने के ख्वाह अफराद के लिए बेहतरीन है। कटपाना सहरा पाकिस्तान की जोग्राफियाई और कुदरती तनाव की एक मिसाल है, जो न सिर्फ वतन अजीज की कुदरती अजायबात में शुमार होता है, बल्कि इसे दुनिया भर के सयाहों के लिए काबिल दीद मुकाम भी बनाया है। ये सहरा कुदरत के बेरहम और हसीन इम्तिजाज का अक्स है, जहाँ इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी के शोर से दूर कुदरती हुस्न में खो जाता है।